नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजय चौहान आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो सरकारी नौकरियों की इस क्राइसिस में, जहां इतनी बेरोजगारी है और बच्चे कह रहे हैं कि जॉब नहीं निकल रही है, कैसे लें। ये शख्सियत 6 सरकारी नौकरी लिए बैठी है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम दिए बहुत ही कम मार्क्स से रुके हैं। हम जानेंगे आज इनसे कि इनकी पढ़ने की रणनीति क्या रही, कैसे पढ़ा कि भाई इतना सब कुछ मिला आपको। क्योंकि बच्चों जॉब के लिए जो तैयारी करते हैं, तैयारी का एक लेवल होता है। अगर वो लेवल आपने प्राप्त कर लिया तो आप सभी एग्जामों में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। और ये जो आपके साथ आज वार्तालाप करेंगी और आपको अपनी रणनीति बताएंगी, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्मार्ट वर्क के साथ अपनी रणनीति पर काम किया, टीचरों की गाइडेंस कितनी इनके लिए फायदेमंद रही। चलिए मिलते हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर नमस्ते, मेरा नाम अंशु है। मैं शामली की रहने वाली हूँ और शामली उत्तर प्रदेश में आता है और ये नियर सराउंडिंग मेरठ। ओके, देन मैंने मतलब इस टाइम पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे हमने मतलब 4 तो गवर्नमेंट जॉब ले ली है और कुछ में सिलेक्शन मेरा हो गया था और जगह जो मैंने मतलब बिल्कुल एकदम छोटे-छोटे मार्क्स से रह गई थी। और उसके बाद 2 जॉब मैंने अलग से मतलब वो इंटरनली एग्ज़ाम निकलते हैं एयर फ़ोर्स के, इसमें भी सिलेक्शन लिया था। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि मतलब आप जब प्रिपेयर करें, एकदम स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि 2 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे आप, 3 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में कर लोगे या 3 महीने में। देखो, आप पहले सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए आपको एग्ज़ाम कौन-सा देना है। जैसे आपको टीचिंग का एग्ज़ाम देना है, कोई बेल्ट की नौकरी जिसे फ़ोर्स की नौकरी कहते हैं, वो देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। फिर आप सबसे पहले सिलेबस देखिए। सबसे मेन है सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या दिया है गवर्नमेंट ने। उस सिलेबस में आप ये देखिए आपके मेजर पॉइंट, माइनर पॉइंट, कि मेजर सिलेबस क्या है, मेरा माइनर सिलेबस के टॉपिक कौन-कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें देख के ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कोचिंग में कि 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। देखो, मेरी तैयारी बहुत एक लंबी रही है, मेरे को 3-4 साल लग गए हैं। और मैं यही कहूँगी कि उसके लिए आपको एकदम बेस बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई एग्ज़ाम दीजिए। ऐसे नहीं कि आज कल इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, परसों इसके लिए पढ़ लिया, फिर उसके लिए पढ़ लिया, ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अंशु, ये बताइए आपने कहा कि 3-4 साल से आप पढ़ रहे थे। हमारे पास आप लगभग 4 साल पहले आए थे और उससे पहले आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए, कोचिंग चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनका सिलेक्शन में कितना रोल है? क्योंकि ये हम जानते हैं, कोई भी कोचिंग किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकती। बच्चे की मेहनत, उसकी लगन, उसकी काबिलियत, यही चीज़ें काम आती हैं। कोचिंग का रोल इतना होता है कि हम जो बच्चे होते हैं उनको गाइडलाइन कर सकते हैं। भाई, आप जो हमने मेहनत करी है, जो हमने परिश्रम किया है, उसकी जो अनुभव है वो हम आपको शेयर कर सकते हैं। जो सिलेबस आप 1 साल में तैयार करते हैं, वो हम आपको 6 महीने में तैयार करवा देते हैं। ये रोल तो है देखो कोचिंगों का, है ना? बाकी आप मुझे बताइए कितना रोल है? और दूसरी बात मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म आने के बाद तैयारी करते हैं स्टार्ट, है ना? क्या आपने भी ऐसे ही किया? हाँ, तो फॉर्म आने के बाद तैयारी करते हैं स्टार्ट। फॉर्म आने से पहले कब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? उसके बाद क्या करना चाहिए? रिवीजन मस्ट है कि नहीं है? नोट्स की क्या भूमिका है? सेल्फ नोट्स अच्छे हैं या आप किसी भी कोचिंग के नोट्स मंगा लिए, पढ़ लिए, वो अच्छे? क्योंकि बहुत चलता है कि यार पीडीएफ दे दे, मुझे फोटोस्टेट करा दो पीडीएफ की, पीडीएफ ले लो और मेरा हो जाएगा। सेल्फ नोट्स, मुझे तो लगता है, खुद अपने अनुभव से बताऊं, आपके अगर बनाए हुए नोट्स है, जैसे आप भी पढ़ती थी, तो वही जो नोट्स हैं बनाए हुए, ये रिवीजन करने में बहुत मस्त आते हैं काम। जब आपका एग्जाम होता है तो 1 घंटे में आप पूरा इतिहास रख सकते हैं। तो 1 डेढ़ घंटे में आप पूरा साइंस पढ़ सकते हैं, अगर आपके सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं। और कहीं और से आपने मंगा लिए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता इतना। तो आपकी क्या रणनीति रही है, दोनों के बारे में बताइए। मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। मैं सर के पास आई थी
2-3 साल पहले कोचिंग में, ठीक है। उस टाइम पे मैं घर पे प्रिपेयर कर रही थी खुद, अपनी बीटीसी खत्म होने के बाद में मैंने सीटेट किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब टीचिंग के फॉर्म आएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने तैयारी स्टार्ट की कि देख जी सर, हाँ हाँ। तो उस टाइम मेरी बीटीसी चल रही थी, लेकिन मैंने बीच में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बीटीसी कर रही थी मैं। तो उसके बाद मेरी 21 में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिर मैं सर के पास दोबारा आ गई पढ़ने के लिए। तो सर ने हमें कोचिंग में मतलब चीज़ें सिलेबस पूरा कराया। इन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे सिलेबस है, आप ऐसे-ऐसे स्टार्ट कीजिए। हमने कहा ठीक है सर। पहले से जो बीटीसी में पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे, मैथ्स वगैरह सब कुछ ही पढ़ना होता है, वो सब पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने हिस्ट्री किया, बाकी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं वो सब किए। फिर मैथ्स किया, रीज़निंग किया, हाँ, हिंदी किया। देन बाकी प्रैक्टिस सेट बीच में सर करा देते थे, बीच-बीच में टेस्ट भी लेते थे, वो सब भी किया। तो फिर उसके बाद ये सब कंप्लीट हो गया, तो मैंने फर्स्ट पेपर दिया था 2022 में। मैं प्री क्वालीफाई हो गया था, मेंस में बैठी थी लेखपाल के, लेकिन मैं 0.25 से रह गई थी। फिर मेरा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी प्री हो गया था, फिर मैंने मेंस दिया, मैं तब भी रह गई, 0.25 से ही तब रह गई थी। तो उस टाइम फिर मुझे लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा शायद, फिर केवीएस के भी फॉर्म आ गए, मैं उसमें भी रह गई। देखो, मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ एकदम से मिल गया। उसके बाद फिर मेरा पहला सिलेक्शन हुआ सीआरपीएफ कलर, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी कहीं नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि मेरा मैथ्स, रीज़निंग सब प्रिपेयर था पहले से। तो मैंने फिर सीआरपीएफ कलर का पेपर दिया और मेरा हो गया। तो फिर हमें लगा ठीक है। फिर उसके बाद मेरी तैयारी ठीक थी, तो पेरेंट्स बोलने लगे आपको जॉइन करना है तो बताइए, नहीं करना है तो भी बताइए। तो हमने बोला कि पापा वैसे मेरा फ़ोकस टीचिंग में है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और वेट कर लेती हूँ, टीचिंग की वैकेंसी फिर भी नहीं आई। तो फिर हमने यूपी पुलिस के, अब हम यूपी से हैं तो हमने यूपी पुलिस के फॉर्म आए, फिर हमने यूपी पुलिस का पेपर दिया। फिर तो यूपी पुलिस का पेपर देने के बाद क्या हुआ, दे दिया, 230 प्लस मार्क्स आ गए, चलो भाई हो जाएगा, अब करते हैं फिजिकल की तैयारी। तो फिजिकल की क्या तैयारी करते, तभी बिहार के फॉर्म आ गए, बिहार टीचिंग के। तो हमने बिहार टीचिंग की तैयारी स्टार्ट करी, मतलब तैयारी कर रखी थी पहले से, तो मतलब ब्रश अप किया, खुद को स्टार्ट किया कि बीपीएससी पेपर करा दिया, तो मैंने बीपीएससी की बुक ले ली, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैंने उससे सारे सर प्रीवियस ईयर और जो-जो टॉपिक उन्होंने दिए थे अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि 1 मंथ में पेपर था। तो फिर 1 मंथ में जब पेपर था तो सारा मैंने मतलब लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी सर, तो पूरे फुल डे की। तो मैंने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर अब मैं पढ़ने लगी, उसके बाद फिर पता चला कि यूपी पुलिस का तो पेपर लीक हो गया, अब इसी में सिलेक्शन लेना है। तो हम पेपर दे के आए, नंबर भी ठीक आ गए, 80 और 90 के बीच में थे, तो लगा इसमें भी हो जाएगा। फिर पता चला ये भी लीक हो गया, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। तो फिर मैं सोचने लगी, फिर चंडीगढ़ के फॉर्म रीओपन हो गए, फिर मैंने वो दिया। अब वो सर वो तो अभी कोर्ट में है भर्ती, वो कोर्ट में है पीआरटी की भर्ती। जी सर। उसके बाद फिर सर मैंने ना ये दे रखा था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, इसका प्री होके मेंस मैंने दे रखा था। तो सर उसका रिजल्ट आ गया था कि मेरा हो गया, ठीक है सर, मेंस का हो गया था। तो फिर उसमें मेरी टाइपिंग बाकी थी। जी सर, लखनऊ जाना था, मैं टाइपिंग हमारी बाकी थी। तो सर उसके बाद फिर अब इसकी दोबारा डेट आ गई पेपर की, यूपी पुलिस की भी आ गई और सर इसकी टीचिंग की भी। तो सर फिर हमने दोनों एग्जाम दोबारा दे दिए। उसके बाद सर मेरा मतलब दोनों का रिजल्ट एक साथ ही आ गया नवंबर में, मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। जी सर। सर फिर हमारी टाइपिंग भी हो गई सर, वो भी क्वालिफाई हो गई, तो सर हमारा इनमें हो गया। ज्वाइन कौन सी किया आपने? सर फिलहाल मैं बीपीएससी में टीचर हूँ। क्या किस्मत में बिहार का खाना दाना लिखा हुआ था। बिहार तो मैं बताऊं आपको, बिहार तो भारत में ज्ञान की जननी है, जहां महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसी शख्सियत हुए हैं। तो उस ज्ञान की भूमि पर आप पहुंची अंशु जी, तो मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं और ये शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप बीपीएससी की तैयारी करें वहां रह के। और जैसे आप उत्तर प्रदेश के बच्चे बिहार में बहुत सिलेक्शन ले रहे हैं, आप देखते होंगे वहां, तो आप बीपीएससी बनिए। बीपीएससी में आप एसडीएम की पोस्ट या वहां तक पहुंचेगी, आपकी तैयारी का एक लेवल पहुंच चुका है। आपको केवल उस तैयारी को बनाए रखना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है ना। तो वहां तक आप पहुंचे। आप मुझे बताइए, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि बच्चों को तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि आपने जो लेवल लिया अपनी तैयारी का, वहां तक बच्चा पहुंच सके।
आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पहले तो आपको पता ही है कि हमें कौन से एग्ज़ाम के लिए हम सूटेबल हैं। किसी को टीचिंग देना होता है, किसी को फ़ोर्स की नौकरी के लिए जाना होता है, तो कुछ में कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। देखिए मैथ्स, रीज़निंग हो गया, आपका जीएस, ये सभी में कॉमन है। कुछ में इंग्लिश आती है और कुछ में जीएस बहुत ज़्यादा आती है। जैसे बीपीएससी में जीएस बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले आपको अपना बेस बिल्कुल तैयार करना है। मैथ्स बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए, अर्थमेटिक बहुत अच्छे से। और टाइमिंग मतलब 1 डे एग्ज़ाम है और अगर आपको जूनियर असिस्टेंट वगैरह देना है तो थोड़ा-सा ये अपग्रेड हो जाता एसएससी के है। तमाम एग्जाम, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है एसएससी का, जी सर। और सीजीएल का एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है। बच्चे क्या करते हैं ना, जी हाँ, सर। बच्चे क्या करते हैं कि वो फॉर्म आ गया, जी आज सर। फॉर्म आ गया सीजीएल का, चलो लग जाओ भाई, जीरो टू हीरो बनना है आपको। नहीं जैसे सर। शेयर मार्केट में होता है ना, शेयर जी मार्केट सर। में, शेयर मार्केट में क्या करते हैं, अब एक दिन एक्सपायरी होती है शेयर मार्केट, तो उसकी वो जीरो टू हीरो बनाते हैं कि 2 की कॉल लेकर उसको 60 तक पहुंचा दें। जी तो सर। ऐसे ही बच्चे सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, यार वैकेंसी आ गई, 3 महीने बचे हुए हैं और बस लग जाओ, रात दिन हो जाएगा। ऐसे बच्चों का होता है। नहीं सर। सर तैयारी विदिन 1 ईयर 1 में। साल की तैयारी तो जी जरूरी है सर, ये। बिल्कुल। और सर मतलब एक कुछ जो बच्चे कहते हैं ना कि मेरा 2 या 3 मंथ्स में हो गया, सर उनका हो जाता है, लेकिन वो बच्चे होते हैं जिनका बेस बहुत अच्छा होता यस, है, जो पहले से पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। क्या होता है? और बेस बहुत अच्छा है, वो तैयारी है, वो 3 महीने में सिर्फ़ अपना ब्रश अप करते हैं, सिर्फ़ वो अपना प्रीवियस ईयर आगे जो उस टाइम पीरियड में एग्ज़ाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर यही सब करते हैं और टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि ये नया टॉपिक आया है, इससे को पढ़ते हैं। सर 3 महीने में नहीं होता, सर 1 डे भी नहीं होगा और सीजीएल तो फिर भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि वैकेंसी आती है या 3 महीने बाद पेपर होता है, तो इस बात को तो आप भी मानते होंगे कि बच्चों को 1 साल पहले तैयारी में लग जाना चाहिए। और फॉर्म जैसे आता है उसको सारा सिलेबस कंप्लीट हो उसका, और वो केवल प्रैक्टिस सेट लगाए और पीवाईक्यू लगाए। आजकल पीवाईक्यू आ गया है, हमारे टाइम में तो थे भी पीवाईक्यू, पर हम लोग पीवाईक्यू नहीं बोलते थे, हम उसको बोलते थे पहले पेपर, विगत पेपर लगा लो। आज का पीवाईक्यू, एलवाईक्यू, पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं। तो पीवाईक्यू लगाइए और नए पेपर लगाइए आप। एग्जाम के फॉर्म आने के बाद, ये मानते हैं ना इस बात को, तो आप कि आपकी तैयारी भी कोई 1 साल की तैयारी तो है नहीं, लंबी तैयारी है, आपने एक लेवल प्राप्त कर लिया है। तो आप भी, बच्चे जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो जरूर इस बात पे ध्यान दें कि कम से कम 1 साल अपने तैयारी को जरूर दें, और फॉर्म आने का इंतजार मत करें कि फॉर्म आएगा तो तैयारी करेंगे। आप जैसे यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, यूपीएसआई की हैं, आपका जो है उसकी क्या नाम, यूपी कांस्टेबल की है, होमगार्ड की वैकेंसी है, फिर उसके बाद पैट के बाद आपका लेखपाल की वैकेंसी है। तो इतनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप इनमें अभी से लग जाइए, अभी से लगेंगे तभी तक आप वहां तक पहुंचेंगे, है नहीं? तो आप भी ये बताइए मुझे कि जैसे आपको इतनी सारी नौकरियां मिली हैं, तो ये खबर सुनने के बाद आपको और आपके परिवार को कैसा लगा? सर ऑब्वियसली अच्छा ही लगा था। लेकिन सर जब नहीं हो रहा था ना, तो सर वो इतना खराब फ़ेज़ था, वो भी हमने मतलब बहुत पूरी फैमिली ने देखा है और बहुत ठीक है मतलब। लेकिन ये है कि जब अच्छा मतलब हम खराब समय देख लेते हैं ना बहुत, तो हमें अच्छा मिल जाता है और फिर भगवान हमें इतना अच्छा देना शुरू कर देता है कि भाई लो ये भी लो, ये भी लो। हैप्पी होनी चाहिए, हाँ। है नहीं? और मतलब अगर आपने सच में तैयारी की है ना, देखो कोई भी तैयारी सब करते हैं भाई तैयारी। लेकिन अगर आप सच में 100% से भी ज़्यादा मतलब दे रहे हो ना कि भगवान बस तैयारी, मैं अपनी पढ़ाई को सच में जी जान से, मेरे लिए सब कुछ पढ़ाई है और मैं उसी को तैयारी होना ना होना तो बात की बात है। लेकिन अगर आपने सही तैयारी किया ना, बेरोज़गार बिल्कुल नहीं रहोगे। तो मुझे आप एक बताइए, क्या आप इस बात को मानती है कि हमारे देश में एक बच्चे की सरकारी नौकरी केवल बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं है, वो उसके अभिभावकों के, उसके पेरेंट्स के सपनों का पूरा होना भी है, उसके रिश्तेदारों के सपनों का पूरा होना भी है, क्योंकि वो सपने देखते हैं इसकी ना लगे, और जब लग गई, अरे यार ये क्या हो गया, है नहीं है? तो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी केवल बच्चे की नौकरी नहीं है, ये पूरे परिवार की सफलता है। और आप तो, जैसे मैं जानता हूं आपके परिवार के बारे में, कि आप तो 3-4 भाई बहन हैं और सभी नौकरी पे हैं, आपके पापा भी नौकरी पे थे, तो आपको उस माहौल का भी फायदा मिला होगा, है ना? लेकिन माहौल तो बहुत सारे को मिल जाता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। बच्चों को पता नहीं आजकल क्या हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं तभी तो मेरिट जा रही है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे नहीं मिल पाता बच्चों को, किस तरीके से क्या गाइड, क्योंकि पढ़ने के लिए तो मैं आपको बताऊं, हम जब तैयारी करते थे अंशु, हमारे सामने मटेरियल बहुत कम होता था। करंट में मैगजीन तुम पढ़ती हो, दर्पण थी, क्रॉनिकल थी, ये 2-3 मैगजीन थी, लाइव तो सब कुछ था ही नहीं ऑनलाइन, तो
हम लोग क्या करते कि एक मैगजीन ले आए वही पढ़ ली, पूरे महीने वही पढ़ते, इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन, हिंदू पेपर तो पहले से आता है। लेकिन आज का दौर तो ऐसा हो गया कि इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, करंट की नहीं है, मैथ की नहीं है, रीजनिंग की नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो इतना मटेरियल बिखरा पड़ा है मार्केट में, जितने भी चैनल पढ़ाते हैं, प्लेटफॉर्म है, उन सबकी किताबें, प्लस जो पहले से प्रकाशन है उनकी किताबें, इतनी बुक्स पढ़ना, उनमें से आपने कोई अच्छी किताबें छांटी होंगी कि भाई यही पढ़ूंगी मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है क्या पढ़ना है, ये नहीं क्या नहीं पढ़ना है। आज के दौर में क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत सारे कचरे में से अच्छी चीज निकालनी है ना। तो ये आपने कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब मैथ्स के लिए बताती हूँ। जैसे मैं सर के यहाँ पे कोचिंग करती थी, सो सर मैथ्स के वाले सर जो थे बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे। विशाल सर बहुत अच्छे हैं, उस सर ने सीजीएल क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। तो सर जो नोट्स कराते थे मैंने उन्हें रेगुलर पढ़ा है, कंटिन्यू, और उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस करी है। सर ने जितने क्वेश्चन कराए, फिर सर हमें क्वेश्चन देते थे प्रीवियस ईयर, तो मैं उनको पूरा कंप्लीट करती थी। उसके बाद फिर जो जो टॉपिक करा दिया, और जैसे मैं तैयारी कर रही थी, मेरे को टीचिंग में जाना था, तो मैं टीचिंग में उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब लगाती थी, सब लगाती थी। और उसके बाद मैं सर के पास जीएस भी मैंने ही किया है। तो फिर जीएस में क्या था, जैसे सर ने जो कराया हमें, मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद कोई भी जीएस की आप कोई भी बुक ले लो, सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक जो आपको मिले, जैसे घटना चक्र की बुक आती है, लूसेंट आती है, हाँ ज्यादा नहीं, मतलब एक बुक को मल्टीपल टाइम्स करो, मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि मैंने एक बुक ले ली और उसको मल्टीपल टाइम्स, भाई आपकी अपनी चॉइस हो सकती है बुक लेना। हमारी सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए टॉपिक कंप्लीट करना। जैसे मेरा फर्स्ट नंबर सिस्टम है, तो मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बुक तो इतनी सारी ले ली और नंबर सिस्टम में मेरे को ये भी नहीं पता कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा क्या होता है, रेशनल इरेशनल कुछ नहीं पता, और मेरे पास बुक इतनी सारी है। तो ये नहीं करना भाई, पहले टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट करें। जो भी आप टॉपिक पढ़ें वो कंप्लीट करें। रीजनिंग में भी यही करना है, और मैथ्स में भी यही करना है, और जीएस में भी। और आपकी बुक आपके अपनी जिस भी राइटर की आपको अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। और सब मैं तो सर के यहीं से पढ़ती थी, तो सर के यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स वगैरह कराए जाते, और सर के यहाँ टेस्ट भी होते थे, तो मैं टेस्ट में भी आती थी। और सर की कोचिंग है डिस्कवरी स्टडी सर्कल के नाम से, तो चैनल है, और डिस्कवरी के नाम से कोचिंग है। तो मतलब काफी अच्छी है, रिलीवेंट है। जो आसपास के बच्चे हैं उनके लिए तो इतनी बेस्ट है, क्योंकि वो दिल्ली नहीं जा सकते। सबसे प्रॉब्लम होती है भाई, सबके पेरेंट्स नहीं दिल्ली का खर्चा उठा सकते, तो यहाँ पे हम मतलब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और सर के यहाँ पे मतलब ऑनलाइन भी है, देन ऑफलाइन भी है। पहले ऑफलाइन थी जब हम पढ़ते थे, अब सर ने इसी ईयर से ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। तो अंशु, जैसे अब जमाना बदल रहा है, 21st सेंचुरी, हमको तो ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने आपको बुलाया कि भाई इतनी बढ़िया उपलब्धि जीवन में हर एक को तो मिलती नहीं है। तो जो हमारी ऑनलाइन जो हमारे बच्चे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपको देख ही रहे हैं, आपसे प्रेरणा भी लेंगे। क्योंकि देखो अंशु, मैं आपको बताऊं, किसी के लिए प्रेरक बनना बहुत बड़ी बात है, एग्जाम्पल बनना किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे बच्चे देखने के बाद मोटिवेट होंगे और आपकी रणनीति पर चलेंगे, और आप किसी के लिए उदाहरण बन रहे हो। ये मुझे लगता है यही यथार्थ जीवन है नहीं है? अर्थपूर्ण जीवन यही होता है। वरना तो गाय भैंस आए मर गए चले गए, कौन याद करता है? वरना तो सब तो वही कि भीष्म पितामह ने एक तीर चलाया, 10,000 मर गए। कोई याद करता है उनको? कोई नहीं करता। यथार्थ जीवन वो होता है जब आप किसी के लिए उदाहरण बनते हैं कि आपके जैसा कोई बनना चाहे। यही होता है यथार्थ जीवन। और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस क्राइसिस में, सरकारी नौकरी क्राइसिस में, आपके पास इतनी जॉब रही, और जितने भी आपने बाकी एग्जाम दी वो भी बहुत मिनिमम अंतर से आप रही हैं। आपके परिवार को, आपके भाई बहन को बहुत बहुत बधाई हो, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अगली बार जब हमारे यहाँ इंटरव्यू दें तो आप बीपीएससी में एसडीएम बनकर आए, ठीक है ना? तो आप एसडीएम बनकर आए। हालांकि बीपीएससी में जो है वो एसडीएम, जो वहां पर वीडियो बनते हैं पहले, फिर वो एसडीएम प्रमोट होते हैं। हमारे यूपी में एसडीएम बनते हैं सीधा। तो आप वहां पीसीएस बनिए, बिहार में तैयारी करिए। और लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इतनी नौकरी लेने के बाद होता है क्या ना, टैलेंट के साथ साथ कई बार अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। उससे आपको दूर रहना है ना? अपने पेरेंट्स के सपने, क्योंकि उनको पूरा करना हर बच्चे का, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में कर्तव्य है, उसका धर्म है। ठीक है? हाँ,
वही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों को कि मतलब सर का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि सर ने यूपीएससी क्वालीफाई किया है और फाइनल मेंस वगैरह सब कुछ दिया, बस फाइनल मेरिट में सर आउट हुए और यूपी पीसीएस में। लेकिन सर को इतना एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि आस-पास में ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जितना एक्सपीरियंस सर को है। दिल्ली में अलग बात है, देखो दिल्ली में तो ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में नहीं है किसी को भी, चाहे कोई कुछ भी कहे। भाई मैं पढ़ी हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं मेरा घर भी यहीं है। इतना मतलब ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाएँगे ना, आप जीएस जो सर करा देंगे वही कर लेना। और अपनी बुक प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ भी ले लेना, मैथ्स हुआ, रीज़निंग हुआ, भाई बहुत अच्छे से आप आके सर से मिल भी सकते हो। मतलब इतना अच्छे से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब मेरी जॉब नहीं थी ना, सर ने मेंटली भी इतना सपोर्ट किया कि बेटा हो जाएगा। और आज जब हो गई है, आगे के लिए मेरे को कि भई, क्योंकि देखो सर ने क्वालीफाई किया है, यूपीपीसीएस और आगे यूपीएससी, तो सर उसके लिए मेरे को गाइड कर रहे हैं। मैं कोई कोचिंग तो ले नहीं रही हूँ, और अगर इन फ्यूचर होता है तो फिर तब भी मैं सर को यही कहूँगी कि भाई सर की वजह से हुआ है, क्योंकि सर बहुत अच्छा है। और वन डे एग्जाम तो एनी हाउ जो भी बच्चा आएगा उसका निकल ही जाएगा। अब ये तो है नहीं कि आप आ रहे हो पढ़ने और नहीं पढ़ रहे, वो तो गलत चीज़ है। लेकिन आप सर के यहाँ आओगे, पढ़ोगे तो एनी हाउ होगा आपका सिलेक्शन। और सर का ऑनलाइन मटेरियल से आपको आइडिया लग जाएगा। आप उनकी वीडियोज़ देखिए, उससे पता चल जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। या ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ठीक है अंशु जी, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब छुट्टी चल रही है आपकी, तो टीचर की छुट्टी तो गोल्डन पीरियड होता है उनका, जून के महीने में छुट्टी मिलती है, टीचर तो इंतजार करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी के टीचरों को काम भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब आप जाएंगे फिर दोबारा से जो है वही आपका रूटीन बन जाएगा। चलिए, हम अगली बार आपसे पीपीएससी में एक अच्छी पीसीएस वाली पोस्ट लेकर फिर आपका इंटरव्यू करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हम और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।